Hello and welcome. They are at it once again. The scenes that you see today when the farmers are protesting remind you of the days when they were on the streets camping in and around Noida and the border areas, wanting that the demands be fulfilled. They were. The main demand was indeed fulfilled. But once again, they are here and they are creating major disruptions. So, ladies and gentlemen, it's a deja vu moment. Like I said, the farmers are once again on the road to the capital a little more than 2 years after they called off their massive protest. Tens and thousands of farmers affiliated to over 200 organizations began their Delhi Chalo march from Punjab, Haryana and other states, pushing for their demands. It is being claimed that more than 250 farmers' unions under the banner of the Kisan Mazdoor Morcha KMM, which claims to have the allegiance of about 100 unions, and the Samyukta Kisan Morcha, which is of course non-political, a platform of another 150 unions, called the protest whose fountainhead is being said is actually in Punjab. पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून। पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी। जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे तो मंडियाँ खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है, वहाँ कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। The police deployed in Haryana's Bahadurgarh swung into action and erected concrete slabs, barbed wires. And once the protesting farmers began removing the barricades at the Punjab-Haryana Shambhu border, the Haryana police fired rounds of tear gas to disperse the protesters. On your screens right now. गिल्ले करके कपड़े डाले ड्रॉप हो रहे, उधर ड्रॉप हो रहे। हाँ हो गया Earlier, several farmers were detained and their vehicles were seized at the start of the Delhi Chalo march. किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं करती।
तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बार बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। Well, earlier the farmer leaders met Union Ministers Piyush Goyal and Arjun Munda for a second round, and after that it ended in a stalemate. The march was given the go-ahead, of course, after the second meeting did not come to fruition. The impasse was also on one crucial issue, and that being giving legal guarantee to minimum support price or MSP for crops. केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बात करते हैं अर्जुन मुंडा जी, कल आप लोगों ने लंबी बैठक की लेकिन बातचीत विफल हो गया। क्या उनकी मांग थी जो विफल हो गया? बातचीत क्या आपने उनको दिया? देखिए, मैं इसे विफल नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि हमारी कुछ चीज़ों में सहमति बनी, कुछ चीज़ों में सहमति नहीं बनी, और कुछ चीज़ों में सहमति बनाने के लिए हम हमेशा तैयार है, बशर्ते कि इस बात को समझना चाहिए कि कानून बनाने के लिए जो पद्धति होती है उस पद्धति को अपनाना पड़ता है। उनका एक जो मांग है कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी चाहिए, बार बार कह रहे हैं, तो उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो एक कानून बनाने के बारे में जो बात कर रहे हैं, कानून बनाने का घोषणा सार्वजनिक तौर से करने के बजाय उसके सारे पहलुओं पर ये ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ मिल करके बैठ करके ये समाधान ढूंढना चाहिए। इसका मैंने प्रस्ताव दिया है, और मैं ये मानता हूँ कि किसानों को ये समझना चाहिए कि वो ये ध्यान में रखते हुए जब कानून बनाया जाता है तो उसकी एक विधि अपनाई जाती है कानून बनाने के, उस विधि के आधार पर। और मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के हितों की चिंता की है और आगे भी चिंता करेगी, जिससे कि हमारे जो अन्नदाता है, अन्नदाता को एक समुदाय के रूप में कि पूरे देश के अन्नदाता एक है, उस दृष्टि से सोच करके हम काम करते हैं। और सारे ऐसे मामले को हम सुलझाना चाहते हैं जिससे अन्नदाता और इस देश के किसान मजबूत हो और उनकी समस्या को हम अपनी समस्या मानते हैं। राजनीतिक दल भी समर्थन दे रहे हैं, कल कांग्रेस ने घोषणा की। आपको लगता है कि इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है? देखिए, कांग्रेस जिस ढंग से उखड़ रही है, वो प्लान बना लिया कि हम और ज़्यादा उखड़े। जिस तरीके से जनता खारिज कर रही है, अब इस तरह के मामले पर उसको खुद बताना चाहिए कि उन्होंने यूपीए के कार्यकाल में क्या किया। यूपीए के कार्यकाल में बजट कितना था और एनडीए के कार्यकाल में बजट कितना है। उनके कार्यकाल में 6 से 14 तक यदि आप देखें तो कुल मिलाकर के उसका बजट 1,48 करोड़ के लगभग था। एनडीए में वो 6,21,000 करोड़ हो गया। 13-14 में उसका बजट 27,662 करोड़ था और 2022-23 में 1,24,000 करोड़। और उसमें से जो लगभग 70% सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाई जा रही है। ये जो भारत सरकार के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। आखिरी प्रश्न, आज बजाय इसके कांग्रेस को ये ध्यान में रखना चाहिए
कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसके समय में था क्या? हम उसमें अभी तक लगभग 11 करोड़ लोगों को इस मामले में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करा रहे हैं और वो जारी है। तो अब आगे रास्ता क्या? 2,80,000 करोड़ अभी तक किसानों के खाते में बेच चुके हैं। सर आगे रास्ता क्या है? किसान उद्वेलित है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रास्ता क्या बातचीत का है? बातचीत का रास्ता अभी बातचीत का रास्ता खुला हुआ रहा। What has shocked many owing to the severe constraints they face in getting on with their lives and work, and also the fact that the farmers are creating several impediments which shall result in losses incurred, is why this protest after the Prime Minister rolled back the 3 farm laws. गिल्ले करके कपड़े डाले हो गया कोई ना कुछ नहीं होया। हाईवे का मैं अब आपको यहाँ से नीचे से दिखाता हूँ, लो एंगल से। देखिए, आप देखिए कितने अभी भी किसान यहाँ पर जमा है। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये हाईवे 15 किलोमीटर तक किसान ही किसान हैं, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं और लगातार किसान डटे हुए हैं। करीब 250 से ज़्यादा आंसू गैस के गोले फायर किए जा चुके हैं अब तक। ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये मैं आपको एक रफ फिगर दे रहा हूँ कि 250 से ज़्यादा आंसू गैस के गोले अब तक फायर किए जा चुके हैं। लेकिन ये किसान यहाँ से पीछे नहीं हटे हैं। ड्रोन के माध्यम से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और अभी ये पूरा नेशनल हाईवे है। अगर आप दिल्ली से आएंगे तो आप पहले अंबाला आएंगे। अंबाला से जब पंजाब के राजपुरा में एंटर होने लगते हैं तो ये शंभू टोल प्लाजा आता है और इस बॉर्डर को शंभू बॉर्डर कहा जाता है। यहीं पर ये पूरा हंगामा चल रहा है। देखिए, अभी भी जो फायर शेल हैं, माफ़ कीजिएगा, जो टीयर शेल हैं वो फायर किए जा रहे हैं लगातार। और अभी भी जो ट्रैक्टर लेकर जो किसान हैं, युवा किसान हैं, वो डटे हुए हैं और बैरिकेड्स की 2 लेयर अब तक हटाई जा चुकी है। और बाकी लेयर हटाने के लिए भी लगातार जो युवा किसान हैं वो अति आधुनिक जो भारी भरकम ट्रैक्टर होते हैं, जो आमतौर पे कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वो साथ लेकर आए हुए हैं। और उसकी मदद से जो हरियाणा पुलिस ने जो इंतजाम किए थे, बॉर्डर सील किया था, उसको हटाने का वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, किसान ये सवाल उठा रहे हैं कि ये इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। बैठकर बातचीत जब की गई और सरकार ये बात बोलकर गई है कि आगे बातचीत संभव है, तो ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। अगर किसान वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनके एक डेलीगेशन को बुलाकर उससे बातचीत की जा सकती है। ये बात किसान सीधे तौर पर अभी भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये पुलिस की कार्रवाई गलत है। आप देखिए, अभी भी जो आंसू गैस के गोले हैं वो लगातार फायर किए जा रहे हैं अब, लेकिन उनकी इंटेंसिटी ऐसा लगता है कि कम हो गई है, रेंज भी काफ़ी कम हो गई है। अब से पहले यहाँ पर जैसे ही आंसू गैस के गोले आ रहे थे तो जो ये किसान आप देख रहे हैं वो पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा। अभी भी देखिए, लगातार दूसरी तरफ से जो हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ से हरियाणा पुलिस के द्वारा इसी तरह से जो टीयर गैस के शेल हैं वो लगातार फायर किए जा रहे हैं। पंजाब के किसान इस बात को लेकर भी नाराज है कि हरियाणा पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है वो पंजाब की सीमा में हो रही है। हमारे साथ साहब सिंह हैं जो कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से जुड़े हुए हैं। साहब सिंह जी, इस बात को लेकर नाराजगी है कि हरियाणा पुलिस कार्रवाई कर रही है पंजाब के अंदर पंजाब के किसानों पर। पंजाब के किसानों पर 3 किलो बॉर्डर से दूर बैठे हैं ये किसान। 3 किलोमीटर ड्रोन आता है, यहाँ पे गोले फेंक के चला जाता है। प्लास्टिक की बोलते अथरू गैस छोड़ रहे हैं। ये देखो गोली लगी, रबड़ की गोलियां। हाँ, रबड़ की गोलियां, ये प्लास्टिक की, ये देखो हाथ में लगी, ये देखो ये लगी है, ये देखो ये प्लास्टिक की गोली है। वो हमने पकड़ के दिखाते हैं तुम्हारे को, वहाँ पे फेंकी है, सांस नहीं आता वहाँ पे। 3 किलोमीटर बॉर्डर से दूर हैं हम, तो ड्रोन आता है। आपने बीच में रिकॉर्डिंग भी किया होगा जी, किया हमने, रिकॉर्डिंग किया है। तो इसमें क्या, शांत आदमी सारे किसान खड़े हैं, मजदूर आराम से खड़े हैं। मेरे
साथ 20 मजदूर हैं गांव के। लेकिन नियम ये कहता है कि हरियाणा पुलिस अपने इलाके में जहां उनका अधिकार क्षेत्र है वहां तो कार्रवाई कर सकती है, वहां पे करे जो मर्जी। दूसरे राज्य में जाकर ऐसी कार्रवाई करना बिना वहां की पुलिस के मंजूरी के, आपको लगता नहीं गलत है? हमारा भी मुख्यमंत्री बैठ रहा है, वो पूछ ही नहीं सकता भी इधर पंजाब में क्यों आके गोलाबारी हो रही है। ये आप ड्रोन से चेक कर रहे हो, आप भी तुम्हारे से दिखाया भी है। ये देखो प्लास्टिक की गोली लगी, ये देखो प्लास्टिक की गोली लगी है। तो ये पंजाब के किसान हैं जिनको इस वक्त रबड़ की गोलियां खानी पड़ी हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि पंजाब के इलाके में आकर की जा रही है। इस बात को लेकर पंजाब के किसानों में बेहद ही नाराजगी है। So, with Lok Sabha polls on the anvil, it is clear that both in its demands and leadership, this protest of farmers is different from the year-long agitation of 2020-21, during which the farmers succeeded in their main goal of forcing the central government to roll back its agricultural reforms agenda. On your screens now, the latest demands due to which the farmers have decided to protest, and in more ways than one, causing major disruptions in and around Delhi. Legal guarantee for MSP. That's the first one. Second is debt waivers. Then comes pension scheme for farmers, implementation of the Swaminathan Commission's recommendations, repeal of the Electricity Act 2020, reinstatement of the Land Acquisition Act 2013, withdrawal from the World Trade Organization, enhance Manrega, setting up of National Commission for Spices, compensation for farmers killed in Lakhimpur Kheri, withdrawal of cases against farmers during the agitation. Now it seems like the protest is more political than issue based, focusing only on the needs of the farmers. Let's debate. Joining me on this debate is Mohini Mohan Misra, National Secretary of Bharatiya Kisan Sangh. मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। मिश्रा जी, ये बताइए कि इस वक्त जो है ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसका क्या कारण है? बहुत लोग कह रहे हैं कि ये भुनाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे जो है वो राजनीतिक कारण है। आपके हिसाब से मिश्रा जी, आप नेशनल सेक्रेटरी हैं भारत किसान संघ के, इस वक्त प्रोटेस्ट की, विद्रोह की क्या जरूरत है? देखिए, ये राजनीतिक प्रेरित नहीं है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। पिछले बार जो आंदोलन हुआ था उस समय बाद में जब विषय आया कि हम किसके लिए पिच बना रहे थे वो रन नहीं ले पाया, इसलिए हम जिम्मेदार नहीं है, ऐसा करके विषय सारे नेताओं ने बोले। इस बार भी ऐसा चल रहा है। ये एक विषय तो जो हम इसको किसान आंदोलन बोल रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और ये देश का किसान नहीं है, ये पंजाब का किसान है। उनका कुछ समस्या अगर है, वो चंडीगढ़ उनका रास्ता है। देश भर में जो किसान है वो हजारों की संख्या से फसलों का खेती करते हैं और हमारे देश में 127 प्रकार का 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से है। thousands or hundreds of crops we are growing and issues are very different for different area and different farmers. So अगर हम MSP का बात करते हैं, why should it is MSP, minimum support price? Why not it be MRP, maximum retail price for farmers? मिस्टर मिश्रा सर, मैं आपके पास MSP, यूनिवर्सल MSP के बारे में, we are actually playing out those graphics that is it even feasible? और आपने भी वही उस बात की पुष्टि कर दी। बट मिश्रा जी, मुझे बताइए, हमने अभी राहुल गांधी को सुना और उन्होंने बोला कि हमारी सरकार जब आएगी हम MSP करा देंगे। व्हाट इज इट? दिस इज क्या इतना आसान है करना? इतने सालों से इट्स नॉट दैट इजी, राइट, टू गिव यूनिवर्सल MSP। व्हाट इज मिस्टर गांधी स्पीकिंग अबाउट? No, they know they are not coming. वो आएंगे ही नहीं, उनको पता है। वेरी वेल सेड मिश्रा जी, दैट्स वेरी वेल सेड मिश्रा जी। That's why they are declaring like this. And
जो आदमी ने धान गेहूं में अंतर नहीं जानता है, हरा मिर्ची और सूखा मिर्ची में अंतर नहीं जानता है, वो किसान खेती के बारे में बात क्यों करना? बताइए मिश्रा जी कि जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सल, सर आप यूनिवर्सल एमएसपी यू से लाइक what we are also saying is that it's not possible at all. But there are two questions I want to ask you once again, Mr. Mishra. Okay. One is, if it is politically motivated, you say this is only limited जो पंजाब के किसान हैं उनको प्रॉब्लम है, ये देश भर के किसानों का मसला नहीं है. How do you see it as political motivated? Is it only because कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं इसलिए कुछ उपद्रव मचा दिया जाए, डिसरप्शंस कर दिए जाएं, क्या वो कारण है? और दूसरा सवाल मेरा, यूनिवर्सल एमएसपी, इज इट इवन पॉसिबल? टू क्वेश्चंस मिस्टर मिश्रा. No, they have designed these issues since last 6-7 years. हमको, we have our information from 2017. They were trying to make a clash between farmers and between the government. And they have forgotten that the agriculture is the issue of the state government. It is not the issue with the central government, including marketing. Every market and every MSP is just exploiting farmers. The mandis. Farmers are the sellers in every market. But in mandis, they are extracting money from the farmers, 100, 150 rupees per quintal. And they are covering up these things. Because these people are linked with the mandis, they are covering up these issues. So are you saying, sir, Mr. Mishra, are you saying that farmers जो हैं, they operate in a buyer's market, essentially? It's not a seller's. They are all limited to the buyer's market, sir. That is the problem. Nowhere the sellers get the tax. Why a mandi tax is there for farmers? Why any municipality tax for the farmers? Anywhere farmers are paying the taxes, it has to be reversed, number one. Number two, the farmers are facing the major issue about the seeds. There must be a law, the farmers' right to seed. Lakhs and crores of rupees are looted from the farmers in the name of seeds, and we develop seeds like that. So these are the major issues, and these people are covering all these issues, and these are not motivated for political issue, they are political issue. Okay, so political issue, that's what you say. You say farmers operate in a buyer's market. Sir, I'm going to throw one statistics. Of course, we're going to play graphics. It's about the feasibility of the MSP, sir, जिस पर ये लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं. So this is what our research is saying, that the total value of agriculture produce is at 40 lakh crores. अब इसमें सारा इंक्लूड होता है सर, वेदर इट इज डेयरी, फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर. मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज 10 lakh crores. These include 24 crops. So basically, to cut a long story short, it is being said that the government would have to set aside 10 lakh crores, and it is not possible at all to do that. Is that why you think that the universal MSP theory does not hold water, sir? No, government also review its decisions. Only 24, are we growing 24 crops? But when government declared the millet year has been declared, many farmers shifted towards millets. Yeah. Many farmers shifted towards pulses, oil seeds. Many farmers shifted towards the honeybees. We have shifted from rice and wheat to other crops. What about that? Are you taking 24 crops only? I know I have counted more than 30,000 crops we are growing in our country. All right. So, sir, okay. It is a Let's very also, sir, issue. thoda sa, yeah, it's complex, but let me ask you, sir. Yesterday, they met with Union Minister Piyush Goyal and Mr. Munda. They said the talks did not, it did not come to fruition. They were not successful. Do you think the farmers are being unfair in, their demands, Mr. Mishra? Why government is talking with them only? Why government is not calling all the farmers? They have different crops. The biggest organizations are there, non-political organizations there. Why government are playing in the hand of these people who are totally political in their motivation? Yeah, and look at the situation.
Sir, look at the situation, sir. People are having trouble. I mean, I do not know what time I'll reach home today. You know, in and around Noida, in and around, people have to go to work. There is complete chaos. It's almost that they are holding the government to ransom, sir. This is the situation that they have created. I have respect for the farmers. I salute them. You know, Jai Jawan, Jai Kisan is what one grew up with. But sir, this is not the way, right? And then the thing is to say, okay, where is the Swaminathan Commission recommendation? Bring that also. Sir, what are your thoughts about the Swaminathan Commission, sir? Mr. Mishra. I think nobody read Swaminathan Commission. Yes, sir. Swaminathan Commission report is not 100% pro-farmer. Swaminathan, there is a different topic for debate. Swaminathan issue, yes, they are picking from 2-3 points. They are talking about that. If anybody will read detail in Swaminathan report, he will not be agree if it is a farmer issue. Yesterday I was in Haryana. I talked with many farmers. Okay, sir. The trouble they faced last year, last election, last movement. And farmers are suffering. They are not getting money from outside the country. Those who are living on their produce and selling in Delhi and adjacent area, their communication has been stopped for a year. And farmers are very... Some people may have getting money from their children sitting abroad. For them, it is not an issue. But those farmers are dependent on the farming. They faced large number of farmers faced their trouble during the last election. And how these farmers, these so-called farmers, are dealing with this? Right. So, Mr. Mishra, what I can see is that you're saying it's completely political motivated. You're also saying that it is only limited to farmers from certain states. It does not encompass the demands of all the farmers, and according to you, the government should not even be speaking to them. But how do you help that? On your screens, look at those visuals. If the farmers are going to create this mayhem, breaking barricades, jumping through barricades, and then the police has to resort to, you know, tear gas shells and also rubber bullets. If this is the mayhem they create, then I'm sorry, there is nothing that a nation can do but to watch helplessly, or perhaps put the police so that they can be disciplined a little. सही है रहने दो ना, ये कर दिया करो, आउट ऑफ फोकस नहीं होगा। From blocks of the Punjab, not entire Punjab. They are not farmers from all the states. Right. And some motivated leaders, those who want to be. All right, Mr. Mishra, let me come back to you. I have to take a break, sir. I'll take a break, okay, and I'm coming back to you talking about the other aspects of the farmers' protest 2.0, as it were. Is it inconvenience or is it an unnecessary revolt, as it were, after the break? We are trying a lot of experiments, innovations and ideas. We came out with a new format in audio, which is audio series. Listening for content-oriented company in India, which is a very unique proposition. When we look at audio in general, we had music, which is like extremely old format, and then we had podcasts. A natural extension to Pocket FM is to move from Hindi to regional content. I think I'd love to see their FY24 numbers, which they claim will be close to 1,000 crores. I think there are talks of them to raise another $80 to $100 million of funding. This and more. Streaming on News9 plus news is now content. Subscribe and get free vouchers. Bangalore traffic is an example of something that has gone wrong with our system. We have more than 50 flyovers in Bangalore city. If flyover is a solution to traffic problem, Bangalore should not have traffic problem. According to TomTom Traffic Index 2022, Bangalore is ranked as the second worst city in the world when it comes to traffic. The speed limit at the ORR is 80 kilometers per hour, but our vehicle has only moved
10 kilometers per hour. What Bangalore needs is a surgery, but what we have been offered repeatedly are band-aids. Only on the world's first news OTT. News9 Plus, ahead of the curve. Currently, the industry is facing a lot of challenges as far as demand is concerned. Basically, the US markets has slowed down because of high inflation. So obviously, diamonds being a dream product, something which doesn't have a utility value or is seen as a luxury. So that obviously goes off your shopping list. That's the first item that will go off your shopping list, especially in recessionary trends. That lab-grown diamonds are not mined, and they do away with the entire mining. So they save up on all the environmental damage that is associated with mining, and of course, the mining cost, which is why they're even more affordable. People that is impacted by all these recessions are the artisans, are the people who work in this industry, right? But I think lab-grown diamond has allowed them to actually use their skills in the same product. This and more streaming on world's first news OTT, News9 Plus. Download now. Welcome back. That's what we are discussing today. Farmers Protest 2.0. The streets were full today. The police barricaded, but the farmers jumped on barricades, broke certain barricades and decided to move ahead in what they call as their Delhi Chalo march. We have seen these scenes earlier, almost in 2020-21, and here it is once again. Farmers from some of the states, not all states, particularly Punjab and Haryana, marching towards Delhi, saying it's Delhi Chalo. They have objection to several commitments that the government, they say, had made earlier, but haven't really implemented. Today, those are the scenes, these are the live visuals on your screens right now. You can see tear gas shells have been lobbed. The smoke which is rising in the background is owing to the tear gas shells. Lots of rubber bullets, also pellets rather, shot at protesting farmers. But the farmers seem to be absolutely relentless and they are marching towards Delhi Chalo. But I must say one thing, that despite all their efforts, it is a protest, but then they've also disrupted life and livelihoods in and around Delhi and other areas where they are relentless in their protest, and the police are doing what it can to stop them from proceeding ahead to the national capital, that is Delhi. Those are the scenes on your screens right now. Protesting farmers, almost 250 farmers from several organizations representing farmers' issues have gotten together and marching towards New Delhi under what they call is Delhi Chalo. You know, there are some things which are so pleasant and some of the things are very unpleasant. As journalists, it's of course our duty to bring you both sides of the coin. Now to something very pleasant. Prime Minister Narendra Modi has reached United Arab Emirates for a 2-day visit. On Wednesday, the Prime Minister shall inaugurate the first ever Hindu temple, the Babs Mandir, in Abu Dhabi during his visit. The Prime Minister shall also address the Indian diaspora in the city. This temple is supposed to be the first traditional Hindu temple in the UAE. It's
built on 27 acres of land. You can see the Prime Minister's guard of honor in Abu Dhabi, where he's there to inaugurate the BAPS temple. Look at that temple there, and let me take you through the salient features of this magnificent temple. It is supposed to be 108 feet tall, 262 feet and 180 feet in width. It has got 12 samarans or pyramidal spires. There are 7 shikaras that you can see in this temple that depict 250 plus of tales with values. It has 2 magnificent gumbads or domes on your screens right now. All the information about this magnificent temple in Abu Dhabi. I spoke about the magnificent domes, and of course it has 410 stumps, or what is in English called pillars, 300 load sensors that have been installed. It has also been fitted with 30,000 specially carved stone pieces. Also about the BAPS Hindu temple, how it was built, why it was built. It was actually built by over 30 professionals from 10 different countries who put in 5,000 man-hours to model this beautiful temple. 55% fly ash has been used, making it actually a green building, as it were. The temple is engineered to last over 1,000 years. Apparently, this structure on your screens right now can endure temperatures of over 55 degrees Celsius, considering it is in Abu Dhabi, and apparently can withstand earthquakes of up to 7.0 on the Richter scale. शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है, और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी, और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार
अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। Very significant, as you mentioned. Cultural harmony is very important. It's a testament of acceptance, of tolerance, of coexistence, and there is no other place like the UAE that could stand tall for its values when it comes to accepting all religions, accepting all ethnicities, and showcasing that to the entire world. It's always important. I think when a leader of a nation comes here and meets with the diaspora and speaks with the diaspora, it kind of re-emphasizes the message that the two leaders are trying to re-emphasize every single time they meet, every single time they have a public kind of engagement, and this engagement specifically is no less important when it comes to that. There will absolutely be senior officials from the UAE at the Bab's Temple inauguration, and this is only normal because we have all been looking forward to this moment. We have been following the progress for quite some time. I visited the temple when it was still under construction before I moved to India, and I cannot wait to see the final result. इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी आबू धाबी की सरजमीन पर है और जिस स्टेडियम में मैं खड़ा हूं, इस स्टेडियम में ऐलान मोदी का कार्यक्रम है और स्टेडियम भरना शुरू हो गया है और पूरा हिंदुस्तान ऐसा लगता है कि आबू धाबी में उतर आया है। और एक बार जोरदार तालियां जरा बताइए हिंदुस्तान वालों के लिए। कहां से हैं आप लोग? राजस्थान। कहां से हैं? राजस्थान। कहां से हैं? कहां से? मुझे तो लगा पूरा हिंदुस्तान है, यहाँ तो राजस्थान आया है। पूरा भारत दिल से हिंदुस्तानी है। आपने रहने का पूछा तो हमने रहने का राजस्थान बोला। वैसे दिल से हिंदुस्तानी है। दिल से हिंदुस्तानी है। आपको पूरा हिंदुस्तान यहाँ दिखाई देगा। हिंदुस्तान नजर आएगा। और एक बार देखिए अभी सीटें भरनी शुरू हो गई हैं। 70,000 भारतीय आ रहे हैं किसको देखने के लिए? मोदी जी। किसको देखने के लिए? मोदी। किसको देखने के लिए? मोदी 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 हमारे प्यारे मोदी जी को देखने के लिए। और हम बड़े ही खुश नसीब है कि हम सबको ये मौका मिला है आज यहाँ पे। हम पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज वो मेहनत हमारी सफल होने जा रही है। ये तस्वीर है इस वक्त आबू धाबी शहर में जो हिंदुस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्सुकता डबल है क्योंकि इस मौके पर आप समझ सकते हैं कि पूरा भारत जो यहाँ पर रहता है वो उतर आया। और ये पूरा स्टेडियम आप देखेंगे, ये पूरा स्टेडियम जरा मनीष दिखाइए, ये पूरा स्टेडियम आज खचाखच भरने वाला है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके आने के बाद शाम को 6 बजे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पूरे हिंदुस्तानी जो यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हैं वो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे और उसकी तैयारियां फिलहाल चल रही है। Beautiful. And whenever there is talk of a temple, music cannot be left behind. Here is an exclusive interview with Bollywood singer Sonu Nigam, who is currently in Abu Dhabi. Listen into what he had to say about Abu Dhabi's first Hindu temple, which shall be launched by Prime Minister Modi on 14th of February. बॉलीवुड और हिंदुस्तान के मशहूर गायक सोनू निगम इस वक्त हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं। पहले तो मैं बहुत स्वागत करूंगा इस धरती पर। हम लोग विदेश की धरती पर मिल रहे हैं, हम और आप, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। ये बताइए कैसा लगा यहाँ पे? मुझे पता नहीं था कि सब यहाँ पर इतना मौजूद होंगे और मुझे ये पता था कि आज ये आखिरी दिन है जब मैं दर्शन कर सकता हूँ। और मेरा कल कॉन्सर्ट था इसलिए मुझे मौका मिला आज यहाँ पे आने का। कुछ अलग ही है, शब्द नहीं है। बहुत इंसान सोच के भावुक हो जाता है कि हम कितना एक स्वर्णिम दौर देख रहे हैं जहाँ इतना सौहार्द, इतनी इज्जत एक दूसरे के धर्म के लिए, एक दूसरे के कल्चर के लिए, एक दूसरे के ट्रेडिशंस के लिए, दोनों ही तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अमीराती सरकार का, अमीराती राजाओं का, जिन्होंने ये इतना प्यारा सा स्टेप लिया है। अबू धाबी में इतना अच्छा मंदिर बन रहा है और ये भी दिखाता है कि हमारे देश का जो उसकी एक सकारात्मक छवि है वो दुनिया में कितनी फैल रही है। सनातन धर्म में जो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो वो तो हम देख रहे हैं यहाँ पे। आपको शायद बताया गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जिन्होंने 34 साल बाद इस धरती पर आने का फैसला किया, भारतीय प्रधानमंत्री। 34 सालों तक किसी ने रिलेशन शायद उतना मेंटेन नहीं किया। ये दूरदर्शिता है, ये कूटनीति है, और उसके बाद वो देश, वो शहर जहां पर घंटी बजाने की इजाजत नहीं, जहां पर दीपक बाहर जलाने की इजाजत नहीं, वो 27 एकड़ भूमि आपको यूं दे देता है और ये कहता है आप बनाइए दिव्य और भव्य मंदिर, हम आपके साथ हैं। ये भी भारतीय कूटनीति की एक जीत है। कूटनीति नहीं कहेंगे इसे आप, बिल्कुल नहीं कह सकते आप इसे। आप सद्भावना ही कह सकते हैं आप। अगर आप किसी को प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, आप किसी के साथ में कूटनीति करेंगे तो कूटनीति मिलने वाली है। अमीराती सरकार जो प्यार दे रही है, वो प्यार मिला है तो प्यार दे रही है। और मोदी जी एक बहुत विद्वान, बहुत ही अलग से आदमी हैं। उन्होंने लोगों का दिल जीता है। आप तो अयोध्या में भी थे और आप यहाँ भी हैं, और क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? पिंक स्टोन, इटालियन मार्बल, नक्काशी, क्या क्या सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है? अलग अलग है, दोनों अलग है। बहुत सुंदर है, वो भी सुंदर है, ये भी सुंदर है। अच्छा लगा आके? बहुत सुंदर। दिव्यता कैसी इसके लगी होती है? ऐसा मंदिर कभी देखा आपने? ये विलक्षण है, विलक्षण। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। सोनू निगम इस वक्त कॉन्सर्ट के लिए यहाँ पर मौजूद थे और इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। ये मौका कैसे हाथ से जाने दें जब इतना बड़ा मौका है, और इसके दौरान न सिर्फ उन्होंने मंदिर का भ्रमण किया अपने परिवार के साथ, बल्कि यहाँ दिव्यता और भव्यता में खोते भी नजर आए। And on that wonderful note, here's saying goodbye. For all the news and analysis, make this your destination. News9 Live. India's most high-profile